अब वेक्टर की जरूरत फिजिक्स में क्यों पड़ती है? बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, उनके पास डायरेक्शन होता ही नहीं। जैसे स्पीड, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कहां मूविंग डैश फर्क नहीं पड़ता है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। टोटल पाथ लेंथ, कोई डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी, बहुत एनर्जी है मेरे में, किधर है एनर्जी? है बस। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बस होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम कहते हैं स्केलर। हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। ये सिंपल अलजेब्रिक प्लस माइनस के एडिशन को फॉलो करता है। जैसे 4 + 3 यहां पे 7 ही होगा, कोई स्पेशल एडिशन यहां पे नहीं होता। एग्जाम्पल, वॉल्यूम, एनर्जी, डेंसिटी, करंट, डेंसिटी, करंट, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, ये सारी चीजें क्या है? वॉल्यूम, ये सारी चीजें क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या है? स्केलर है। स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। इसके पास डायरेक्शन ही नहीं कि डायरेक्शन चेंज करके आप स्केलर को चेंज कर सके। सिंपल एडिशन को, अलजेब्रिक एडिशन को ये फॉलो करता है। पैरेलली वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता, जैसे 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, उस कितने न्यूटन का लगाया, कितने मैग्नीट्यूड का लगाया? 5 न्यूटन का। कहां लगाया ये पता ही नहीं, तो इससे आप फोर्स का इफेक्ट पता नहीं कर सकते हैं। वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर, कहां जा रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। मोशन है, इतना रफ्तार है, लेकिन कहां है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो क्या ये वेक्टर हो जाएगा? जरूरी नहीं है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर हो जाए, वो जरूरी नहीं है। इसके लिए वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना ही चाहिए। ये सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। इसमें 4 + 3 बेटा 1 से लेकर के 7 के बीच में कुछ भी हो सकते, 1 से कम नहीं हो सकता। 4 और 3 का सम 0 डिग्री पे 4 और 3 7, 4 और 3 एग्जैक्टली 180 डिग्री पर अगर हो तो 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 0 डिग्री पे 7 और 180 डिग्री पे 1, इसके बीच में ही रिजल्टेंट आता है। ये मैंने आपको बताया भी था, आज हम पढ़ेंगे भी। इसके एग्जाम्पल है बेटा फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, एरिया। एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वॉल्यूम स्केलर है लेकिन एरिया वेक्टर होता है। करंट स्केलर है, करंट के पास डायरेक्शन होता है बेटा, करंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, याद रखिएगा। वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके वेक्टर चेंज कर सकते हैं, और बाय डायरेक्शन ओनली, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां भाग रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड चेंज हुआ? नहीं, स्पीड तो रफ्तार होता है, वो चेंज होगा मैग्नीट्यूड चेंज करके, स्पीड चेंज नहीं हुआ, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी मतलब होता है कितना तेज, 10। कहां? इधर, इधर, नीचे, आगे, ऊपर, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। 10 न्यूटन का फोर्स पीछे लगाऊं तो 10 न्यूटन बैकवर्ड, 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगाऊं तो 10 न्यूटन फॉरवर्ड। ये दोनों 10 न्यूटन के फोर्स अलग है, भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके भी वेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ी सी बातें समझ में आई। वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक के ऊपर डंडा लगा देते हैं, ये बताता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये वेक्टर है। इसके मैग्नीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके डायरेक्शन को ए के ऊपर टोपी लगा देते हैं, एक कैप, जहां पे ए आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ए कैप आपका डायरेक्शन बता रहा है। सर अगर किसी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन पता करना हो तो, मतलब ए कैप पता करना हो तो ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखो ऐसा लिखने का मतलब है कि ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इसके पास।
और अगर इसी में दोनों तरफ से हम डंडा लगा दे तो डायरेक्शन हमने हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है कि सिंपल ए लिख दीजिए, और ए कैप का मतलब होता है इसके पास सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन है। तो ए कैप इज इक्वल टू, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, भाई ये सिंपल है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कुछ ऐसा होता है। ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर का जो लेंथ होता है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और जो एरो होता है वो इसके डायरेक्शन को बताता है। इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फिक्स रखते हुए इसको मैं पैरेलली आगे भी शिफ्ट कर सकता हूं। वेक्टर चेंज हो गया क्या, नहीं, डायरेक्शन इधर है, लेंथ उतना ही है। इसको मैं नीचे भी चेंज कर सकता हूं, जैसे मैं इसको नीचे रख दूं, क्या वेक्टर चेंज हो गया, क्या नहीं, वेक्टर वही है। बट रोटेशन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। अगर थीटा 360 डिग्री नहीं है तो इसका रोटेशन अलाउड नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, यहां पे था, वही वेक्टर है। अब इस वेक्टर को अगर मैं घुमा दूं, ऐसे कर दूं, तो दोनों वेक्टर सेम रहे कि चेंज हो गए, सर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया। लेकिन 360 डिग्री अगर हो तो रोटेशन अलाउड है, क्योंकि 360 डिग्री पर तो वेक्टर घूम के वही पहुंच जाता है। मान लो 360 डिग्री वेक्टर तो वही पहुंच गया, मान ले वेक्टर है, इसको घुमाने देखा, ऐसे घुमा के 360 पे लाऊंगा तो यही पहुंच जाएगा। तो 360 पे रोटेशन अलाउड होता है। अब जब किसी वेक्टर को प्लस माइनस लिखते हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा है, अगर कोई वेक्टर तुमने लिखा है पॉजिटिव एंड लिखा वेक्टर निगेटिव, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं कि फोर्स इज प्लस 10 न्यूटन F1 एंड F2 इज माइनस 10 न्यूटन, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? बेटा इसको दिमाग में घुसाना, प्लस 10 न्यूटन एंड माइनस 10 न्यूटन दोनों सेम फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है। दोनों का फोर्स वाइज इफेक्ट थोड़ा सेम होगा, लेकिन उस इफेक्ट का डायरेक्शन बस अलग होगा। प्लस माइनस यहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्यादा कम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 10 न्यूटन फोर्स प्लस 10 न्यूटन ज्यादा है और माइनस 10 न्यूटन फोर्स कम है। प्लस माइनस यहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कोई स्केलर अगर प्लस माइनस हो, जैसे एग्जांपल एनर्जी बराबर प्लस 10 जूल एंड U2 बराबर माइनस 10 जूल, तो कहोगे कि U1 इज ग्रेटर देन U2। यस, U1 इज ग्रेटर देन U2, लेकिन आप यहां नहीं कह सकते कि F1 F2 से बड़ा है, ये नहीं कह सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो सर प्लस माइनस का क्या मतलब है? डायरेक्शन। तो वेक्टर में प्लस माइनस आता है तो डायरेक्शन, स्केलर में प्लस माइनस आता है तो एक्चुअल में ज्यादा कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज अ स्मॉलर एंगल ऑफ टू एंगल when they are placed head to head और tail to tail। जब तक उनका सिर से सिर और पैर से पैर आप नहीं मिलाएंगे तो दो वेक्टर के बीच में आप एंगल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच में आप एंगल डिफाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी दो वेक्टर का अगर तुम पैर से पैर मिला दो तो उसको पैर से पैर मिलाने के बाद दो एंगल फिर भी बन रहा होगा, ये अल्फा और ये बीटा, दो एंगल तो बनता ही है। Angle between the vector is a smaller angle of the two angle, smaller angle of the two angle when they are placed head to head or tail to tail। तो बीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होगा, अल्फा ही एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। और दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी डिफाइंड होगा जब उनका टेल से टेल मिलाओगे या हेड से हेड मिलेगा। हेड से हेड मिलाने के बाद जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा एंगल दो वेक्टर के बीच में बन ही नहीं सकता। सर कैसे? ये देखो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये ले लिया, अब बताओ इसके बीच में एंगल 180 ज्यादा नहीं, ये एंगल ही नहीं लेंगे, हम तो छोटा वाला एंगल लेंगे, दिन दिन दिन। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल दो बनता है हेड से हेड टेल से टेल रखने के बाद, और उसमें से छोटा एंगल ही एंगल बिटवीन द वेक्टर कंसीडर किया जाता है, राइट। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अगर ए एंड बी के बीच में एंगल थीटा है देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा, जैसे मान लो तुमने ये बनाया ए और बी, ये आपका है ए और ये है बी, इसके बीच में एंगल मान लो कुछ ये थीटा तुमने लिखा, थीटा लिख लेते इसको। तो ए
और माइनस बी के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा। कैसे देख लो, यहां पे याद रखना, इसको देख लो कैसे। इसको बी है ये, माइनस बी बनाने के लिए इसको मुझे उल्टा घुमाना पड़ेगा। देखो उल्टा घुमा दिया, एक मिनट है, देखो कॉपी कर लिया, ऐसे लो, पहले कॉपी करके उल्टा घुमाओ। अरे जिसको घुमाना है वो घूम ही नहीं रहा यार। शर्मी, देख इधर, तू इधर आ, तुमको घुमा रहा हूं मैं। ये अब आएगा, देख, अगर ऊपर वाला बी है तो ये माइनस बी है, इसको घुमा के यहाँ रख दिया, थोड़ा सीधा और करूंगा। ये क्या हुआ, इसको थोड़ा और सीधा करना पड़ेगा। तो ये पक, देख इधर, ये थीटा है, टोटल एंगल 180 होता। हाँ सर, टोटल एंगल 180 होगा। ये थीटा है, ये 180 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, तो ये माइनस बी है। तो ए और बी के बीच में अगर थीटा है, ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ए और बी के बीच में थीटा है, ए और बी के बीच में थीटा है, माइनस ए माइनस बी के बीच में क्या होगा, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये बी है। अब माइनस ए का मतलब ए का जस्ट अपोजिट माइनस ए, माइनस बी का मतलब बी का जस्ट अपोजिट माइनस बी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा ही होगा। तो माइनस ए और माइनस बी के बीच एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कितने टाइप होते हैं और उनका इफेक्ट क्या है, हमको कैसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहले यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है। इट डज नॉट हैव यूनिट। यूनिट का मतलब वो यूनिट एंड डायमेंशन वाला यूनिट इसके पास नहीं होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसमें वेक्टर लिख के मॉड भी ले सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसके बाद सिर्फ डायरेक्शन होगा। तो देखो हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होता, यूनिट एंड डायमेंशन वाला यूनिट नहीं होता। तो इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। एंगल बिटवीन देम इज जीरो। दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल जीरो हो उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड उनका बराबर हो या बराबर नहीं भी हो सकता, वो पैरेलल होंगे अगर दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स। हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज डज नॉट हैव यूनिट। ये दोबारा लिख दिया, ऊपर वाली चीज को इसने गलती से रिपीट कर दिया है, मिसप्रिंट है ये, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अ वेक्टर्स विच हैव एंगल, वेक्टर्स बिटवीन एंगल इज 180 डिग्री। जैसे ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, अगर इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, नेक्स्ट होगा ये। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, ऑफ अ सेम नेचर, ऑफ अ सेम नेचर, ऑफ अ सेम नेचर, सेम नेचर। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो इस वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, और ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मान लो एक फोर्स है एक वेलोसिटी है, तो नहीं लिख सकते फोर्स बराबर वेलोसिटी। इक्वल कब बोल सकते हैं, जब उनका लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। निगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। जैसे ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर होता है माइनस ए वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होगा इसका, माइनस ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो एंड नल वेक्टर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, लेकिन हम बताने की कोशिश तो वेक्टर ही कर रहे थे। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम है। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। सारा क्लियर है। नेक्स्ट होता है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर मतलब जो एक्शन पॉइंट सेम रख रहा हो, बहुत सारे वेक्टर एक्शन पॉइंट सेम रख रहे हो, उसको कॉनकरेंट वेक्टर भी हम कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वेक्टर का मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है मोशन इन अ प्लेन में, लॉज ऑफ मोशन में। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बताया कि 1D प्लस 1D एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, इसका कोई इफेक्ट ऊपर नहीं होगा और वाई का कोई इफेक्ट एक्स में नहीं होगा। मान लो कोई फोर्स एक्स में लग रहा तो ठीक है, एक्स में जो कांड करना हो करेगा। कोई फोर्स वाई में लग रहा तो वाई में जो कांड करना होगा करेगा। लेकिन कोई फोर्स एक्स वाई प्लेन के बीच लग रहा है, ये फोर्स, ये एकदम देख रहे हो फोर्स, ये फोर्स है, इसका एक्चुअल में इफेक्ट एक्स में है, वाई में कि एक्स वाई प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। अगर इस फोर्स का इफेक्ट मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में देखना चाहता हूं, मतलब मैं इस फोर्स का कंपोनेंट लेना चाहता हूं, मैं इसका इफेक्ट देखना चाहता हूं एक्स एक्सिस में क्या होगा। कैसे देखते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल मेथड से। इस फोर्स का हम यहां पे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये मेन फोर्स है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, इसका एक होगा बेस, और वही बेस एक्चुअल में इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, और एक होगा बेटा परपेंडिकुलर, जो फोर्स इस फोर्स का वाईएथ डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, मतलब कंपोनेंट। ये इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट है, ये इस फोर्स का वाई डायरेक्शन में इफेक्ट है। इस फोर्स को दो पार्ट में हम तोड़ लेंगे। सिंपल है। अगर ये बेस है, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनता है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। बेस का मैग्नीट्यूड बटा हाइपोटेन्यूज का लेंथ, हाइपोटेन्यूज का लेंथ ही तो मेन फोर्स है। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। कितने इजी तरीके से मैंने प्रूफ किया, तुम समझ रहे हो? इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और सर इसी फोर्स का वाई कंपोनेंट, तो बेटा इसी एक ट्रायंगल में जहां ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, साइन थीटा लिखोगे तो क्या होगा सर? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, बटा हाइपोटेन्यूज। तो एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा, एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा। बहुत इजी है। मतलब इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा एफ एक्स, दैट इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा। ये तो कहते हैं एफ का इधर वाला कंपोनेंट बताओ, एफ कॉस थीटा, वही तो ये लिखा है, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। इस फोर्स का वाई कंपोनेंट देखो, वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अब तुम्हें यह समझना है कि हम कैसे यकीन करें कि सही रिजल्ट होगा, हम कैसे यकीन करें कि ठीक होगा। एक काम करो, एफ एक्स मान लो ये है, एफ वाई मान लो ये है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? एफ एक्स का स्क्वायर मतलब एफ कॉस थीटा का स्क्वायर, और एफ वाई का स्क्वायर मतलब एफ साइन थीटा का स्क्वायर। यहां से एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 आ जाएगा सर, ये 1 आ जाएगा। तो इधर क्या बचा? एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। देखो ये रिजल्टेंट एफ आ तो गया, इन दोनों का होल स्क्वायर करके मैंने जोड़ दिया तो रिजल्टेंट क्या आ गया? एफ आ गया। अगर मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है तो उसका नेट रिजल्टेंट ऐसे ही तो निकलेगा। ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है। इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जी कैप। तो अगर मुझे फोर्स ये पता है, मतलब ये टूटा हुआ इफेक्ट पता है, एक्स का इफेक्ट और वाई का इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे? रूट अंडर एफ एक्स का होल स्क्वायर आई वाला, एफ एक्स का होल स्क्वायर जे वाला, एफ वाई का होल स्क्वायर का रूट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा। और अगर मुझे नेट फोर्स पता है, उसको तोड़ना है, एफ को तोड़ना है, तो जिधर से एंगल बन रहा है थीटा उधर कॉस, और जिधर एंगल नहीं बन रहा उधर साइन। अच्छा मान लो इधर से एंगल अल्फा बन रहा होता तो घबराने की बात नहीं, इधर एंगल अल्फा बन रहा होता तो इस फोर्स का वाई कंपोनेंट ये होता है एफ वाई, और एक्स कंपोनेंट यही होगा एफ एक्स, वो तो वही रहेगा, इसी एफ वाई को पैरेलल यहां शिफ्ट कर सकते हैं।
या इस एफ एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं। तो एंगल यहां से लो यहां से लो, इफेक्ट तो वही रहेगा। हाँ, अगर ये मैंने थीटा ले लिया, अल्फा ले लिया, तो एफ का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो एफ वाई को हम लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा, एफ कॉस अल्फा। एफ वाई एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, इधर इधर अल्फा एंगल बना है, फोर्स इधर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा एफ साइन अल्फा। तो सर ये प्रूफ करो कि एंगल यहां से लो या यहां से लो, ये चीजें सेम रहेगी, एकदम सेम रहेगी। टोटल एंगल क्या है सर 90। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं सर 90 माइनस थीटा, लिख दो यहाँ। अल्फा को क्या लिख सकते हो, ये एफ साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो, कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अब कान को यहां से लमार के खींच लो या इधर से लमार के खींच लो, बात तो वही रही। मैंने बोला इधर से एंगल थीटा बन रहा है, तो एफ का कंपोनेंट एक्स की तरफ एफ कॉस थीटा होगा। अब तुम इधर से अल्फा ले रहे हो, एफ साइन अल्फा, क्योंकि एंगल जिधर से बनता है उधर कॉस आता है, तो एफ साइन, एक मिनट, हाँ, तो जिधर से एंगल बनता है ये वाला वर्टिकल से बना तो वर्टिकल से कॉस, और ये वाला तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से वाई, तो एफ सॉरी साइन, एफ साइन अल्फा। अल्फा को 90 माइनस थीटा रखेंगे, एफ कॉस थीटा, देखो एफ कॉस थीटा आ गया। तो एंगल कहां से लेते हो इस बात से क्या ही फर्क पड़ा, एंगल कहां से लेते हो इस बात से कहां फर्क पड़ा, समझ में आ गया। तो तुम याद रख लो बेटा, इसको मिटाओ, और चाहो तो लिख भी लेना, और जिनको नहीं लिखना वो मत लिखे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जिधर से एंगल बन रहा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, जिधर एंगल बन रहा थीटा तो एफ कॉस थीटा ये होगा। अगर यहां से एंगल बन रहा अल्फा तो एफ का जिधर से एंगल बन रहा अल्फा उधर से वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ कॉस कंपोनेंट, मतलब एफ कॉस अल्फा, और एफ कॉस अल्फा एफ साइन थीटा बराबर ही होगा। क्लियर है। अगर मुझे इंडिविजुअल इफेक्ट पता है तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये तो दो ही थे आई कैप और जे कैप में, अगर तीनों ही हो एक्स ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकलेगा एक्स कंपोनेंट एक्स का होल स्क्वायर, वाई कंपोनेंट ए वाई का होल स्क्वायर एंड जेड कंपोनेंट ए जेड का होल स्क्वायर, ए जेड का होल स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। जिस तरीके से आप यहां पे एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप बोल रहे थे, और यहां पे कोई भी वेक्टर आपका जब बीच में आया था, मान लीजिए एफ आया था, या कोई वेक्टर यहां पे ए लिया है तो ए वेक्टर आया है, इस ए का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो एक्स होगा। वर्टिकल में जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, ए वाई होगा। मान लीजिए यहां से एंगल बन रहा है थीटा, तो कॉस थीटा आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का लेंथ एक्स, हाइपोटेन्यूज ए, तभी तो एक्स बराबर आ जाता है ए कॉस थीटा, ए थीटा एंगल जिधर से बना उधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा। क्लियर है ये बात। क्या सेम ही कंपोनेंट वाले मेथड से ही हम ये भी बता सकते हैं कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कॉस थीटा बराबर एक्स बटा ए, खत्म। सर इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, जब ये ट्रायंगल ही बन रहा जिसका ये बेस है, जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 8 9 10th में जो 9 10th में पढ़ा था ना वही है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर बताओ सर ए वाई, बेस बताओ एक्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर ए वाई बेस एक्स, यहां से भी निकाल सकते हैं। ये थीटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। और याद करो 2D मोशन में ऐसे ही तो डायरेक्शन तुमने निकाला था, कि तुम्हें ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो ऐसे तुमने लिख लिया था। सर अगर एक्स एक्सिस से थीटा बन रहा, अगर वाई एक्सिस से मान लो अल्फा बन रहा होता, तो हम ये लिखते हैं कॉस अल्फा बराबर, ये तुम्हारा जिधर से एंगल बनता है वो होता है बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस ए वाई बटा ए। और अगर मैं कॉस गामा लिखूं, मान लो यही वेक्टर ए जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा था, तो ये हो जाएगा ए जेड बटा ए। तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ही है तो गामा ले लो, इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर ए वाई का होल स्क्वायर ए जेड का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1
एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का रूट उधर भेज दो, तो ये तुम्हें नहीं लग रहा कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, ये चीज तो दिख रहा। तो मैं इन सबको ए स्क्वायर लिख सकता हूं, तो कट के क्या हो जाएगा? वन। तो यही तो कोसाइन लॉ होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसको हम याद भी रख सकते हैं कि जिस तरीके से जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा? जिधर से एंगल आपने लिया है उधर वाला कंपोनेंट बटा मेन वेक्टर, जिधर से आपने एंगल लिया है उधर वाला कंपोनेंट बटा मेन वेक्टर। कॉस थीटा एक्स एक्सिस से एंगल है, उधर वाला कंपोनेंट बटा मेन वेक्टर। अल्फा वाई एक्सिस से एंगल है, तो वाई वाला कंपोनेंट बटा मेन वेक्टर। अचानक से सवाल आ जाता है बढ़िया, तो बच्चे एकदम चारों खाने चित, और देखो तुम कितने जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ये वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। मजाक लगेगा, मजाक लगेगा। तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कॉस गामा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस, जेड वाला कंपोनेंट 5 बटा इसका मैग्नीट्यूड, तीनों है तो मैग्नीट्यूड 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 5 ऊपर रहेगा, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 25 25 50 रूट 50, रूट 50 हो जाएगा तुम्हारा 25 गुना 2, 5 रूट 2, 1 बाई रूट 2। कॉस थीटा 1 कॉस गामा 1 बाई रूट 2, तो गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर, 45 डिग्री आंसर। तो क्या तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने आया वेक्टर का? क्या तुम्हें कंपोनेंट निकालने आया वेक्टर का? यही तो सबसे मेन चीज होता है। एक प्रैक्टिस भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मान लो ये फोर्स है F बराबर 50 न्यूटन का, वाई एक्सिस से 53 डिग्री का एंगल बना रहा। बताओ इसका एक्स में कंपोनेंट क्या होगा? इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, ये पूरा का पूरा फोर्स 50 इंटू, देखो एंगल अगर वाई एक्सिस से तो एक्स वाला कंपोनेंट साइन होगा, साइन 53 डिग्री, तो 50 साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, 4/5 10 40 न्यूटन आंसर। और इसका वाइएथ कंपोनेंट होगा, इधर से जिधर से एंगल बन रहा है उधर कंपोनेंट लोगे तो ये होगा 50 कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/4 3/5 3/30 न्यूटन। क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ती भी कब है? क्या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेने के लिए हम तैयार बैठे रहते हैं क्या? नहीं। अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस में है और तुम बोले इसका कंपोनेंट निकालो, काहे निकाले भाई? ये अगर कोई फोर्स 50 न्यूटन एक्स में है तो 50 आई कैप लिखेंगे ना, काहे कंपोनेंट लेना? अगर कोई वेक्टर वाई में है तो इसका भी कंपोनेंट लोगे क्या? नहीं यार, तो वाई में काहे कंपोनेंट लेना? कंपोनेंट किसका लेते हैं? जो एक्स वाई प्लेन के बीच हो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट लेंगे ना, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो लॉस ऑफ मोशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमेशा कंपोनेंट कंपोनेंट खेलेंगे। अगर फोर्स एक्स वाई प्लेन में है तो, अगर एक्स में है तो रहने दो, वाई में है तो रहने दो, कोई भी फोर्स टेढ़ा होगा तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे। कितना इजी है। नेक्स्ट, एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर इज नॉट पॉसिबल। देखो ऐड उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन अलग हो आप ऐड नहीं कर सकते, यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा है। तो एक वेक्टर एक स्केलर को कैसे ऐड कर दोगे? मान लो वेक्टर है तुम्हारा 2 न्यूटन और स्केलर है 4, कैसे ऐड कर दोगे? एंड डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। देखना यहां पे कंट्राडिक्शन कैसे है। स्केलर एंड वेक्टर का एडिशन पॉसिबल नहीं है, एंड दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं, जैसे 2i कैप प्लस 3i कैप कोई डिफाइन नहीं होता। सर ये 2i कैप 3i कैप हो जाएगा सर, आई से आई कट जाएगा, 2/3 नहीं। दो वेक्टर का कोई डिवीजन का रूल नहीं पड़ा। क्या आपने पढ़ा? i/j कुछ होता है? नहीं। दो स्केलर वेक्टर प्लस स्केलर ऐड नहीं होता, वेक्टर प्लस स्केलर ऐड नहीं होता, और वेक्टर बटा वेक्टर नहीं होता। दो वेक्टर का डिवीजन, दो स्केलर का डिवीजन हो सकता है, दो स्केलर का भी डिवीजन हो सकता है,
दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो सकता है, जैसे तुम दो फोर्स का रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन दो फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालोगे। जैसे मान लो F1 है 10 न्यूटन आई कैप और F2 है 20 न्यूटन आई कैप, तो F1 F2 का रेशियो बताओ। तो जब F1 F2 का रेशियो निकाल रहे होगे तो मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालोगे, फोर्स का रेशियो नहीं निकालोगे, राइट। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ डिवीजन इज, डिवीजन डिवीजन डिवाइड करना एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर इज पॉसिबल। जैसे मान लो कि कोई ए वेक्टर है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप, अब तुमसे कह रहा कि मुझे a/3 वेक्टर बताओ, तो 3 से डिवाइड ही तो कर रहे हो, a/3 वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा 2/3i कैप प्लस j कैप। एक वेक्टर को स्केलर से आप डिवाइड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड विल चेंज बट डायरेक्शन रिमेन सेम इफ स्केलर इज पॉजिटिव, इफ स्केलर इज पॉजिटिव। किसी भी स्केलर से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर के पास तो नंबर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कम कर देगा, या आप 2a वेक्टर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। डायरेक्शन वही रहता है अगर वो स्केलर पॉजिटिव है। फॉर निगेटिव स्केलर, अगर कोई स्केलर निगेटिव है देन डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। जैसे कोई a वेक्टर है 2i कैप और तुम्हें निकालना है -3 ऑफ a वेक्टर, तो तुम जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, -3 × 2i, ये हो जाएगा -6i। अगर स्केलर निगेटिव है तो उसके डायरेक्शन को, वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा, है ना। मैं जब पढ़ा रहा था तो शायद मैंने यही लिखवाया था कि जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। एकदम सही था, लेकिन जब तक वो स्केलर पॉजिटिव है। अगर वो स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ने का बड़ा ही इजी मेथड होता है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड का मतलब होता है कि कोई भी दो वेक्टर जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसमें x को x के साथ जोड़ दे, दो वेक्टर का y कंपोनेंट निकाल के जोड़ दे, दो वेक्टर का z कंपोनेंट निकाल के जोड़ दे। कभी भी x वाला y के साथ ऐड नहीं होगा, y वाला z के साथ ऐड नहीं होगा, z वाला k के साथ ऐड नहीं होगा। जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे होंगे उसका x को x के साथ जोड़ दे, y को y के साथ जोड़ दे, z को z के साथ जोड़ दे। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान लो a वेक्टर है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, इसको मैं ऐड करना चाहता हूं b वेक्टर से जो है bx i कैप, by j कैप एंड bz k कैप। तो a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स आई कैप के साथ बी एक्स आई कैप जुड़ेगा, सिंपल होगा एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, एक्स वाला एक्स के साथ ऐड होगा, ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप है तो ये होगा ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ये तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। कंपोनेंट मेथड में एक और मेथड होता है जोड़ने का, जैसे मान लो दो वेक्टर को तुम्हें जोड़ना है, एक वेक्टर तुम्हारा डायग्राम ऐसे बना हुआ है और दूसरा वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में तुम्हें ये बना हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां पे कोई ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन की लगाने की जरूरत नहीं। अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है ये एंगल है 37 डिग्री, ये फोर्स है 10 न्यूटन F1 और F2 है 20 न्यूटन, तो F1 प्लस F2 बताओ। अब यहां पे चाहो तो तुम ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन भी लगा सकते हो कि दो फोर्स है 20 न्यूटन 10 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल 37 है। अरे ऐसे होता है ना कि दो फोर्स को ऐड करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन से, तो क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एक ये भी तो मेथड है कि मैं इस फोर्स का x कंपोनेंट ले लूं, तो बताओ इस फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा। तो जिधर से एंगल बन रहा है उधर cos कंपोनेंट, तो 10 cos 37, 10 cos 37 और पहले से इधर 20 था प्लस 20, तो 10
cos 37 की वैल्यू होती 4/5, बिल्कुल सही लिखा है, प्लस 20, 5 से काटोगे 2, 4 दूना 8, 8 और 20 28 न्यूटन आई कैप। और y में हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट, जो F2 है वो तो पूरा x में, इसका कंपोनेंट लेना नहीं, F2 तो सीधा इसका कंपोनेंट लेना नहीं। F1 का दो कंपोनेंट होगा, x में और y में। y का कंपोनेंट क्या होगा इसका, 10 साइन 37 डिग्री, 10 इंटू साइन 37 हो जाता है तुम्हारा 3/5, 6 न्यूटन जी के। तो नेट फोर्स जो तुम्हारा आएगा एफ नेट, वो आ जाएगा तुम्हारा 28 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से भी करोगे कि दो ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन है, एंगल 37 डिग्री है, तो रूट अंडर 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 20 इंटू कॉस 37, यही निकल के रिजल्ट आएगा। कंपोनेंट लेके जोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आओ देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जब भी हमें दो वेक्टर को जोड़ना, दो से ज्यादा को नहीं जोड़ सकता, जब भी हमें दो वेक्टर को जोड़ना होता है तो उसमें पहले वेक्टर को हम ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरे वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहला वेक्टर तो रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर ले, दूसरा वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि पहले के हेड से शुरू हो रहा हो, दूसरा वहीं से शुरू करते जहां पहला खत्म हुआ है। फिर आप फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को जब मिलाते हैं तो इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट होता है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, या ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में ये एंगल सही है, देखो ना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर नहीं, ये गलत है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में सही एंगल तभी आता है जब दोनों का टेल रखेंगे। तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को जब आगे शिफ्ट करोगे तो ऐसा ही बनेगा, तो ये एंगल होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो रटा होना चाहिए। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। कैसे आता है वो भी बताता हूं। देख, ए वेक्टर तो पूरा का पूरा एक्स में रहने दे, वी वेक्टर का दो कंपोनेंट ले सकता है। ये एक्स वाला कंपोनेंट जिधर से एंगल थीटा बन रहा है ये बी cos थीटा होगा, एंड वाई वाला कंपोनेंट ये बी sin थीटा होगा। ध्यान से देख, तो ये पूरा लेंथ हो गया तुम्हारा ए प्लस बी cos थीटा, और ये तुम्हारा हो गया बी sin थीटा। इसी के टेल से लेकर के हेड तक यही तो रिजल्टेंट है, ये तो ट्रायंगल बन गया। ये तो ट्रायंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पाइथागोरस थ्योरम ही है। ये पूरा का पूरा हो गया तेरा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का रूट ही तो रिजल्टेंट आएगा, वही है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर यहां से ये जो रिजल्टेंट है, मान लो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा थीटा के बराबर ही होगा क्या? नहीं, tan अल्फा। ध्यान से देखो, ये जो अल्फा बना रहा है आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ, जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर के साथ, वो अल्फा एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं 0 डिग्री पर देखता हूं, 0 डिग्री कहने का मतलब है कि ए और बी पैरेलल हो गया। ए और बी पैरेलल है तो सिंपल एडिशन हो जाएगा, ए और बी पैरेलल, ए प्लस बी। 0 रखोगे कॉस 0 हो जाता है बेटा 1, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ए प्लस बी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होगा सिंपल आर बराबर ए प्लस बी। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। 90 डिग्री पर कॉस 90 0,
तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट को यहाँ ले जाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर थीटा 180 हो तो कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। तो जब भी दो वेक्टर को आप जब भी दो वेक्टर को आप ऐड करते हैं उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर ए प्लस बी और मिनिमम होता है ए माइनस बी। क्या रिजल्टेंट इससे भी कम हो सकता है? इससे कम क्या होगा यार? दो फोर्स अगर तुम लगाओगे, मान लो F1 लगाते हो तुम 15 न्यूटन का और F2 लगाते हो 6 न्यूटन का एग्जाम्पल, तो इन दोनों का सम मिनिमम कितना हो सकता है? इन दोनों का सम मिनिमम कितना हो सकता है? तो 15 + 5 का मिनिमम इफेक्ट देखो, जैसे मान लो कि दो आदमी तुमको मारने हैं, एक मारे 15 न्यूटन से, एक मारे 5 न्यूटन से, तो इनका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम। तो इसका मिनिमम इफेक्ट तभी हो सकता है कि जो तुमको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। 15 आगे 6 न्यूटन पीछे, 15 और 6 का सबट्रैक्शन 9 न्यूटन तो मिनिमम लगा ही सकता है। एक लगा रहा है 15 और एक लगा रहा है 6, इसका मिनिमम रिजल्टेंट 9 न्यूटन हो जाएगा, 15 आगे और 6 पीछे। और मैक्सिमम कितना हो जाता है दोनों मिला के मिल के मारे तो 15 और 6 21, 15 न्यूटन और 6 न्यूटन का मैक्सिमम इफेक्ट 21 और मिनिमम इफेक्ट 9। मिनिमम इफेक्ट क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। मिनिमम इफेक्ट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है उन दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम। ये क्या लिख दिया यहां पे? थोड़ा सा गलत लिख दिया है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है उनके मैग्नीट्यूड का सिंपल सम, मतलब 0 डिग्री पे मान लो वो है तो a प्लस बी, उससे कम ही होगा या बराबर होगा, और मिनिमम होता है a माइनस बी, उससे ज्यादा या बराबर होगा। ये रिजल्टेंट का रेंज हो गया। ये रिजल्टेंट का क्या हो गया? रेंज हो गया। नेक्स्ट, when two vector of same magnitude and angle between theta, then resultant is r वेक्टर बराबर 2a cos थीटा बाई 2। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच थीटा का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है ए के बराबर, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। सर अगर ये रिजल्टेंट 0 डिग्री पे देखो तो थीटा को रख दो 0, 0/2 0, cos 0 1, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा 2a के बराबर होना भी चाहिए। मान लो ए वेक्टर है, बी का भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो 0 डिग्री पर रिजल्टेंट 2a नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 डिग्री है, तो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए ही है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो लगाओ फॉर्मूला आर का, रूट अंडर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी ए स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 क्या होता है? √3/2। cos 60 क्या होता है? सॉरी cos 60 तो था हाफ, तो ये 1/2, तो cos 60/2 से 2 कट जाएगा। ए स्क्वायर कितनी बार ए स्क्वायर? 3 बार ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, a√3। देखो ना a√3 यहाँ पे आया है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। ओ माय गॉड, ये तो दोबारा प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला सही है। 60 डिग्री पर क्या आना चाहिए? अगर मैं cos 60 रखूं यहाँ पे 60/2 30 होता है, cos 30 √3/2, √3/2, तो यहाँ देखो क्या होगा 2a और ये √3/2, तो 2 से 2 कटा √3 आंसर आ गया। और वही चीज एकदम जनरलाइज और बेसिक फॉर्मूले से भी ड्राइव हो गया। कहा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी दोनों की जगह पे a रख दो इंटू cos 60, वहां से प्रूफ हो गया। एकदम मजेदार, चमका कि नहीं चमका? दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, और उन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट ठीक इनके बीच में √2a होगा। पहला वेक्टर अगर a है, दूसरा वेक्टर अगर a है, तो इनका रिजल्टेंट ठीक बीच में √2a होगा। क्या होगा? √2a होगा, ये होगा। अगर मैं थीटा 120 डिग्री पे बात करूं,
मान लीजिए एक वेक्टर आपका है इधर और एक वेक्टर है आपका इधर, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए ही रहेगा। तो इससे प्रूव कर सकते हो कि आओ, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी भी ए के बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो कॉस 120 की वैल्यू -1/2 रखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a स्क्वायर इंटू 1/2। देखो कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया। ए स्क्वायर से सर ए स्क्वायर कट जाएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब ए बच गया। तो दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 120 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। 180 डिग्री में तो कहानी उल्टा, ए आगे और ए एग्जैक्टली पीछे, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से भी ये केस बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ग्राफिकल मेथड से। अब बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई ट्रायंगल लॉ है ही नहीं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई ट्रायंगल लॉ है ही नहीं। दो वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? दो वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? मान लो दो वेक्टर है, ये है ए और ये वेक्टर है आपका बी, इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, इनको मुझे घटाना है। तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें वास्तविकता में क्या करना है? ऐड करना है ए और माइनस बी को। ए और माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये ए माइनस बी ही दिखाई देगा। चलो देखो, तो दो वेक्टर को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो ए और बी को घटाना है, तो मुझे क्या करना है? ए बी को ऐड कर देता हूं मैं, ये ए वेक्टर है और माइनस बी को ऐड कर देता हूं। माइनस बी कैसे बनेगा? सर ये बी है तो माइनस बी ये हो जाएगा। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूं? अच्छा, जब भी हम वेक्टर को अपोजिट करते हैं, समझना, जब भी हम वेक्टर को अपोजिट करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो जैसे ही वेक्टर को मैंने अपोजिट किया तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, डायरेक्शन बस उल्टा हो गया। हाँ, तो मैं दो वेक्टर को जोड़ दूं ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, मतलब ए और बी को जोड़ दूं एंगल 180 रख के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा रख सकता हूं। ए और इस वेक्टर का एडिशन 180 माइनस थीटा से लेके 180 माइनस थीटा रख के 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो बस दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, अगर उन दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जैसे दो वेक्टर को आपने जोड़ा तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत सिंपल है। 0 डिग्री पर अगर आप देखें तो cos 0 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इनका डिफरेंस मिनिमम होता है 0 डिग्री पर ए माइनस बी। 90 डिग्री पर जब तुम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख रहे थे तो वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और जब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देखोगे 90 डिग्री पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। अरे भाई साहब, cos 90 रखने पे ये दोनों ही टर्म जीरो हो रहे हैं,
तो ये भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनको जोड़ो और घटाओ, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर एंगल 180 हो तो cos 180 -1 होता है, तो -1 इससे प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा a प्लस बी। तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है, a माइनस बी, और या उससे बड़ा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है, a प्लस बी या उससे छोटा। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी यही रह जाएगा, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट स्पेशल केस, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच एंगल है थीटा। इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड a बराबर b and angle between them is theta, then find magnitude of difference। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस उनका हो जाता है 2a sin थीटा बाई 2। इसलिए मैं कहता हूं दो वेक्टर के एडिशन और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में साइन थीटा और कॉस थीटा का फर्क है। जब दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे थे तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो। दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम था, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। और दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा 2a sin थीटा बाई 2। अब इसी को हम 0 डिग्री पर अगर देखें तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, मतलब ये फोर्स F और ये फोर्स F, मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो उनको घटाएंगे तो रिजल्ट तो 0 ही आ जाएगा। सेम ही चीज को घटाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, तो मिनिमम 0। 60 डिग्री पर क्या होता है, a के बराबर। ये बड़ा यूनिक है। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √2a होगा। एडिशन का मैग्नीट्यूड भी √2a होता है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी √2a ही होगा। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो d बराबर √3a होगा और 180 डिग्री पर √2a होगा। बड़े ध्यान और गौर से देखोगे तो वास्तविकता में जो एडिशन का रिजल्ट आया है, देखो 2a √3a √2a a 0, देखो मैं देख नहीं रहा, देख मैं तेरी तरफ देख रहा हूं, देख अच्छा तेरी तरफ तो मुझे सामने दिख जाएगा, मैं आंख बंद कर लो। क्या है एडिशन का 2a cos थीटा बाई 2, 2a √3a √2a a 0। डिफरेंस का देख उधर 0, फिर a √2a √3a 0, √3a एंड 2a, देखो उल्टा एकदम क्लियर है, एकदम उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत इजी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट दो वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट चिपका दो। जैसे मान लो ये वेक्टर है तुम्हारा ए वेक्टर और ये वेक्टर है तुम्हारा बी वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, वेक्टर का एंगल है थीटा, तो किसी भी वेक्टर का जब तुम कंपोनेंट लेते हो तो एक्चुअल में उसको ट्रायंगल के फॉर्म में चेंज करते हो। जैसे ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, नेट वेक्टर है, तो ये हाइपोटेन्यूज। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा सर, इसका एक्स कंपोनेंट होगा यही तक बी कॉस थीटा, जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस कंपोनेंट, ये बी है तो बी कॉस थीटा, और ये होगा तुम्हारा बी साइन थीटा। इस बी साइन थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। बी का कंपोनेंट ए की तरफ होगा बी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ होगा बी कॉस थीटा इंटू ए से प्रोडक्ट कर दो। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए डॉट बी इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इंटू बी या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इंटू ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इंटू ए। जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर एंगल है थीटा, तो तुम इस ए का कंपोनेंट बी की तरफ नहीं ले सकते, ए कॉस थीटा ले सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ए साइन थीटा।
तो देखो ना, इस ए का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 90 डिग्री पर, ये होगा ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया बी से, हटा दो, इन दोनों को चिपका दो। इन दोनों को चिपकाओगे तो क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा इंटू बी, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, और ये स्केलर होता है तो इसके डायरेक्शन का कोई झंझट ही नहीं है, और ये बहुत इजी होता है, ये बहुत इजी होता है। मान लो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और वी वेक्टर, क्या हम इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कह सकते हैं? हाँ सर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ जीरो, बी का कंपोनेंट ए की तरफ जीरो, तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। और इसको प्रूव करने का बड़ा आसान तरीका है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल cos 90। cos 90 की वैल्यू बोलो जीरो, तो ए डॉट बी तुम्हारा हो जाएगा जीरो। cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ए डॉट बी हो गया जीरो। लो, एकदम झमझमाझम। तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर होता है। अगर कोई दो वेक्टर एक्स एक्सिस में ही है, चिपका हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 हो तभी तो ए डॉट बी का रिजल्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे कॉस मैक्सिमम होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल ए बी। और वही थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर देखेंगे तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एंगल अगर 90 से बड़ा हो तो क्या ए डॉट बी तुम्हारा हमेशा निगेटिव रहेगा? जैसे कॉस 100 डिग्री पर अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 100 है या 120 है, 150 है, 160 है, 170 है या 180 है, तो अगर एंगल 90 से बड़ा लेता हूं तो 90 से बड़े एंगल पे कॉस आता है निगेटिव, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। आई डॉट आई क्या होता है, 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1। इसीलिए जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आई डॉट आई तो 1 होगा, लेकिन आई वेक्टर और जे वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जे डॉट के वेक्टर 0, के डॉट आई वेक्टर 0, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होते हैं। अब किसी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हो, जैसे मान लो एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप का डॉट लेना है, तो तुम क्या करोगे, पहले इसको इससे करोगे, तो एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, तो एक्स इंटू बी एक्स आई कैप 1, बढ़िया, एक्स बी एक्स हो जाएगा। एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप के साथ डॉट लोगे तो आई डॉट जे 0, फिर आई को के साथ लोगे तो 0। तो जब तुम इसको इन तीनों को एक साथ प्रोडक्ट करोगे, जब तुम इसको इन तीनों के एक एक बार प्रोडक्ट करोगे तो एक बार तो आएगा एक्स बी एक्स आई कैप 1, ये 0 0। अब जब तुम इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, जे का आई 0 जे जे 1, तो ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप जे 1 ए वाई बी वाई, देखो ए वाई बी वाई, फिर जे का के साथ 0, ए टू के कैप का आई के साथ 0, जे के साथ 0, के कैप 1 होगा, तो ए जेड बी जेड, ये जेड है, ए जेड बी जेड, देखो ए जेड बी जेड। सिंपल सी बात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्स एक्स वाला के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वाई वाई वाले के साथ, जेड जेड वाले के साथ। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ए है तुम्हारा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, बी है तुम्हारा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप। बताओ ए डॉट बी क्या होगा, आंख बंद करके तुम लिख सकते हो 2 गुना ए के 2, अरे सिंपल आई कैप है तो उसका मल्टीप्लायर 1 मान सकते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 3 दूना जे, माइनस 3 और 3 -9, 2 और -2 प्लस, देखो ये तो होगा प्लस ही ना, बीच में प्लस फॉर्मूला तो प्लस, ये -2 और 2 तो -4। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 - 9 -4 आंसर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉट प्रोडक्ट का साहब क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज कर सकते हो हम डॉट प्रोडक्ट से। तुम यहीं पे देखो, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से देखो फील आ जाएगा।
मान लो ए डॉट बी तुम्हारा है ए बी कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कॉस थीटा। तो इस डॉट प्रोडक्ट को यूज करके तुम और क्या निकाल सकते हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल। कैसे, ए वेक्टर लिखो बी वेक्टर लिखो, इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ये कॉस थीटा नहीं निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा ए बी। सर ए और बी, तो ए बी का मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ऐसे। और दो वेक्टर तुम्हें कंपोनेंट के फॉर्म में पता है, तो तुम उसका आई जे के कंपोनेंट लिखोगे दोनों का, दोनों के एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दो प्लस वाई वाई मल्टीप्लाई कर दो जेड जेड मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डॉट बी निकालना जानते हो, हाँ सर, तो ये तुम निकालना जानते हो, ये ए और बी का मैग्नीट्यूड तुम जानते हो, तो कॉस थीटा निकल जाएगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी तो है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर, मजा आया कि नहीं। दूसरा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो पक्का वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहे होंगे, तो टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर तुमसे बोले कि चेक करो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लो, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर है, और नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। बताओ, टू फाइंड यूनिट वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर अगर किसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ हम ले ले तो वो वन ही आना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन, ये भी यूनिट वेक्टर है उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड वन, और दोनों को उसी के यूनिट वेक्टर से मतलब ए कैप और ए कैप किया तो दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 1। तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ वन हो जाएगा, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ वन हो जाएगा। फोर्थ, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर टू अदर वेक्टर, ये कैसे, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तुमने लिखा ए बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट ए की तरफ, इसको क्या लिख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ बी, बी कॉस थीटा मतलब बी का ही कंपोनेंट है, एलोंग ए बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, जब ये पूरा आ गया तो बराबर क्या होगा, ए को इधर ले जाओ, ए वेक्टर बी वेक्टर बटाए, सुनना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर उसको तुम ए से डिवाइड कर देते हो, अगर तुम उसको ए से डिवाइड कर देते हो तो बी का कंपोनेंट ए के लोग बच जाएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो और तुम अगर बी से डिवाइड कर देते हो, किससे, बी से डिवाइड कर देते हो, बी से, तो ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग बनेगा, जिसे तुम डिवाइड कर दो वो खत्म, ए से डिवाइड किया तो ए खत्म, तो बचा क्या, बी, कंपोनेंट ऑफ बी बच गया ए के लॉन्ग। कितना इजी है बता, खत्म। नेक्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत आसान सी भाषा में समझिए, जब दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे होते हैं, उनको एक दूसरे के पैरेलल कंपोनेंट लेके चिपका देते हैं तो उसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। अब जब उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चिपका देंगे तो उनको कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इस बी का दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं ट्रायंगल फॉर्म में, इस बी का ए के लॉन्ग आ जाएगा बी कॉस थीटा, और यहां बनाऊं या यहां बना सकता हूं बी का इधर कंपोनेंट जिधर से थीटा एंगल नहीं बन रहा है वो साइन बी साइन थीटा, तो जो चिपका उसको गोली मारो, ए और बी साइन थीटा को चिपका दो, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। ये जो ए बी साइन थीटा होता है इसका डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने एक प्लेन बनाया जिसमें बेटा ये है तुम्हारा ए वेक्टर, देखिएगा ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ये है तुम्हारा बी वेक्टर इसी के प्लेन में, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा थीटा, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, जो इन दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। डायग्राम में साफ साफ आप देख सकते हैं, साफ साफ डायग्राम में देख सकते हैं
कि ये आपका ए वेक्टर हो, ये आपका बी वेक्टर हो गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर आप आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए से तो ये 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप बी से तो ये 0 आ जाएगा। सर आर है क्या? आर इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। अरे वही आर नथिंग बट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट अगर ए से लूं तो इसी चीज को दोबारा लिखा है, 0 होगा, समझिए। अगर मैं ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लूं तो 0 होगा, दोबारा उसी चीज को लिखा है, देखिए। अच्छा सर ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू एन बी आएगा। मतलब ए डॉट बी स्केलर है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। इसलिए ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बता रहा है, एन कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। अब दो चीजें हैं, अगर मैं आई आई का रिलेशन देखूं, अच्छा पहले डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू देख लो, कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम होता है, तो जरा समझना। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट आता है आपका ए बी कॉस थीटा। कॉस 0 पे मैक्सिमम होता है तो डॉट प्रोडक्ट देखिए मैक्सिमम ए बी होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ए बी साइन थीटा। तो 0 डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम। और 180 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कॉस 180 -1 होता है, माइनस से भी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। सिंपल सी बात, क्लियर है ये बात? अब यहां पे समझिएगा कि उनका डायरेक्शन हम कैसे निकालें। उनका डायरेक्शन हम कैसे निकालें, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालें। तो जरा देखिएगा ध्यान से, एक चीज बताता हूं मैं। डायरेक्शन हम फिजिकली भी निकाल सकते हैं और मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन मुझे मैथमेटिकली निकालना है, तो मैथमेटिकली डायरेक्शन तो ऐसे निकालेंगे हम, देखिए ध्यान से, कि आई क्रॉस आई तो 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा क्योंकि एंगल 0 है, के क्रॉस के भी 0 होगा क्योंकि एंगल 0 है। तो ये बात तो आपको फील आ गया कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस के 0। ये बात तो फील आ गया। आई क्रॉस आई 0 क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, और आई और के बीच में एंगल होगा 0, साइन 0 0। लेकिन अगर आप आई को जे और के से करें, के को जे और आई से करें, तो रिजल्ट क्या होगा? तो उसका एक जोरदार एमआर स्टार मैंने बताया हुआ है मैथमेटिकली निकालने का, कि तुम ऐसे सीक्वेंस में लिखो आई जे और के, तीन ही चीज है। तो अब दो का प्रोडक्ट निकालोगे तो बचा हुआ तीसरा आंसर होगा। तो सबसे पहले तुम आंसर लिखा करो, माइनस छोड़ो। मतलब मतलब मैं पहले मिटा देता हूं, यहां पे लिख लिया शायद रिजल्ट, मैं मिटा देता हूं, छोड़ो। मैं कह रहा हूं यहां पे जोरदार फील समझना कि हम दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट तो तीसरा ही होगा, ठीक है, रिजल्ट तो तीसरा ही होगा। तो मान लो आई जे कर रहे हो तो रिजल्ट तीसरा के है, जे आई है तो रिजल्ट तीसरा के है, के जे है तो रिजल्ट बचा हुआ आई है, के आई है तो रिजल्ट बचा हुआ ये होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आई के बाद अगर जे आ रहा तो ठीक, प्लस लो, नहीं तो माइनस लो, करके देखना ही नहीं। आई के बाद जे आया प्लस लो, आई के बाद क्या आया माइनस लो। सर आई तो यहां आ गया, उसके बाद कैसे देखेंगे? तो आई के बाद देखना, यहां पे जे के बाद आई आ गया, आई के बाद जे आता तो प्लस होता तो ये माइनस हो जाए। मेरी बात समझना, आई के बाद जे आ रहा ना तो इस सीक्वेंस में चल रहा प्लस आएगा, सर जे के बाद आई आ गया तो गलत है, वो निगेटिव आ जाएगा। जैसे देखो आई के बाद जे आया तो प्लस आएगा, जे के बाद आई तो निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, खत्म खत्म। एक और तरीका होता है इसका, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बहुत आसान है, ऐसे ही आपको सवाल करने चाहिए, वैसे इजी रहता है। आई कैप जे कैप के कैप, बिना बुद्धि के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है मैथमेटिकली। मान लीजिए कि जिसको आपने पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी बाद में है तो ये होगा बी एक्स बी वाई बी जेड। सबसे पहले आप आई को बाहर निकालेंगे तो आई वाला छोड़ देंगे, ए वाई बी जेड क्या लिखेंगे? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। आपको क्या करना है समझ में आया? इसको इससे प्रोडक्ट करो, इसको इससे प्रोडक्ट करो, इसको इससे माइनस इसको इससे, फिर लिखते हैं माइनस जे कैप
जब जे कैप आप हटाते हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जैसे तुमने आई लिया तो आई को हटा दिया, इसको इससे प्रोडक्ट किया, माइनस इसको इससे किया। समझ में आ रहा बात? अब जब जे हटाओगे तो हमेशा लेफ्ट से राइट, एक्स बीजेड पहले लिखोगे, एक्स बीजेड, एजेड बी एक्स, एजेड बी एक्स। फिर जब के उतारोगे प्लस के तो हमेशा लेफ्ट से राइट, जब के हटा लिया तो ये आएगा एक्स बी वाई, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये तो मैथमेटिकली डायरेक्शन निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया। हमेशा जैसे मान लो कि मैट्रिक्स मेथड तो तुमने सीखा ही, जैसे ये हो, जैसे तुम्हें करना हो जे क्रॉस आई मान लो, तो इसमें क्या होगा, तो बचा हुआ क्या है सर, के है तो के आएगा, बचा हुआ जो है वही तो आंसर आएगा, बचा हुआ जो है वही तो आंसर आएगा। तो बचा हुआ यहाँ पे क्या है सर, जे है तो बचा हुआ जे आई आ गया तो बचा हुआ के होगा। अब ये के प्लस होगा या माइनस, तो आई के बाद जे आना चाहिए था, यहाँ पे जे के बाद आई है तो माइनस आएगा। के क्रॉस आई तो जे आना चाहिए, तो आई के बाद जे आया तो प्लस होगा। जे के क्रॉस जे तो ये आई आएगा, ये जे के बाद आई आया तो माइनस होगा। जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, क्योंकि आई के बाद जे आना चाहिए, ये जे के बाद आई है, आई के बाद जे आया तो प्लस के होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। और सच में ये ठीक है बेटा, तुम्हें लग रहा होगा सर ये तुम फील नहीं आया है, ठीक है ये जोरदार तरीके से। अब अगर तुम्हें ग्राफिकली निकालना है ना, फिजिकली निकालना है, तो फिजिकली कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो देखना एक नया तरीका मैंने ढूंढा, एकदम बहुत इजी है। देखना कि मान लो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, या ये तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड वेक्टर हो गया, और ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। मैं क्या करूं, प्लेस योर फोर फिंगर इन फर्स्ट वेक्टर, दाहिने हाथ का, राइट हैंड का, राइट हैंड का फोर फिंगर फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो। क्या कह रहा है ये, प्लेस योर फोर फिंगर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, प्लेस योर फोर फिंगर अलोंग फर्स्ट वेक्टर, प्लेस योर फोर फिंगर अलोंग फर्स्ट एंड स्लैप सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखो एंड दूसरे वेक्टर को थप्पड़ मारो, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जैसे मान लो ये वेक्टर है तुम्हारा आई कैप मान लेता हूं, दूसरा वेक्टर इधर जे कैप में, इसका रिजल्टेंट पूछा है ए वेक्टर बी वेक्टर का। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका मुझे डायरेक्शन पूछा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। तुमको दाहिना हाथ ए वेक्टर की तरफ रखना है, रख दिया, ऐसे भी रख सकते हैं दाहिना हाथ ए वेक्टर की तरफ, ऐसे भी रख सकते हैं, दाहिना हाथ ए वेक्टर आगे की तरफ रख दिया। बी वेक्टर को थप्पड़ मारना है, तो थप्पड़ किसी को कैसे मारते हो, थप्पड़ कैसे मारते हो, ऐसे मारते हो क्या थप्पड़, ऐसे ऐसे किसी को मारा थप्पड़, ऐसे थोड़ी ना मारते थप्पड़, ऐसे थोड़ी ना मारते थप्पड़, ऐसे मारते थप्पड़। तो बात यहां पे ये है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखो, रख दिया सर, बी को थप्पड़ मारना, तो क्या थप्पड़ ऐसे मारोगे, ऐसे झुकेगा नहीं साला, अरे थप्पड़ तो ऐसे ही मारेगा, झुकेगा या नहीं झुकेगा, थप्पड़ कैसे लगेगा, ऐसे थोड़ी ना थप्पड़ लगता है, थप्पड़ ऐसे लगता है, ऐसे थप्पड़ मार सकता है क्या, ऐसे थप्पड़ ऐसे ही लगता है। तो बी वेक्टर ऊपर है, तुमको इसी के डायरेक्शन में बी वेक्टर को ना थप्पड़ मारने, देखो ऊपर जा रहा, तो ए की तरफ हाथ रख के बी वेक्टर को थप्पड़ ऐसे नहीं मार सकते, ए की तरफ हाथ रख के बी वेक्टर को थप्पड़ ऐसे ही मारेंगे। तो आर तुम्हारा कहां आ गया, बाहर की तरफ, बस खत्म। और प्रैक्टिस कराता हूं, और इसी से देख लो, ए तुम्हारा किधर था, आई की तरफ, और बी तुम्हारा कहां था, जे की तरफ, तो आई क्रॉस जे, ये बाहर की तरफ ही तो आना चाहिए था। वैसे भी सही है ये, एकदम ही परम सुख की अनुभूति। अब देख, मान लो कि ये वेक्टर है तुम्हारा, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं ए वेक्टर, और बी वेक्टर तुम्हारा है अंदर की तरफ। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो। अब सुनो, घबराना नहीं है, ए की तरफ फोर फिंगर को चिपका के रख दो, थप्पड़ मारने के लिए ये बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थप्पड़ मारोगे, ये क्या थप्पड़ है रे, ऐसे कौन थप्पड़ मारता है। तुम पहले फोर फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखो और बी को थप्पड़ मारो। सर बी तो अंदर की तरफ भाग रहा, बोर्ड के अंदर, खींच के मार थप्पड़, ऐसे थप्पड़ मारेगा, पहले बोर्ड की तरफ हाथ रखेगा,
अब इसको थप्पड़ मार बी को, अब मार बी को थप्पड़। सर बी को थप्पड़ मारा तो थंब नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये होगा तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये होगा तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। एक तरफ हाथ रखा, बी को थप्पड़ मारा, नीचे। देख इधर, मान ली ये बी है और ए तुम्हारा बाहर है, बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? ए की तरफ हाथ रखो, बाहर है तो फोर फिंगर ऐसे रखो, बाहर है तो फोर फिंगर ऐसे रखो, देखो फोर फिंगर ऐसे रखो, ऐसे रखो बाहर की तरफ एकदम, देखो बाहर की तरफ। और तुमको कह रहा है बी को मारो थप्पड़, तो बी इधर जा रहा है, थप्पड़ मारने के लिए ऐसे मारना पड़ेगा, जिधर जा रहा होगा ऐसे मारो, तो रिजल्टेंट तुम्हारा इधर आएगा। ये होगा तुम्हारा ए क्रॉस बी, ये होगा तुम्हारा ए क्रॉस बी, ये होगा तुम्हारा ए क्रॉस बी। बोलो समझ आया है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? बहुत ईजी है साहब। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम लॉज ऑफ मोशन में बड़ा काम आएगा, देखिएगा। इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट देन a प्लस बी प्लस सी विल बी जीरो इफ, तीन वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो उनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है अगर a बटा साइन अल्फा b बटा साइन बीटा बराबर c बटा साइन गामा है। सिचुएशन समझिएगा पहले ध्यान से। मान लीजिए ये a वेक्टर है, इसी पॉइंट पे लग रहा है इधर की तरफ, ये b वेक्टर है इधर और ये c वेक्टर इधर। b और c के बीच में ये एंगल है अल्फा, b और c के बीच में एंगल है अल्फा, a और c के बीच में एंगल है बीटा, और a और b के बीच में एंगल है गामा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट तभी जीरो होगा जब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा साइन ऑफ दैट एंगल जो a नहीं बना रहा, a b के बीच गामा, a c के बीच बीटा, a कौन सा एंगल नहीं बना रहा? अल्फा, तो ये साइन ऑफ अल्फा बराबर b बटा ये वेक्टर बटा साइन ऑफ वो एंगल जो नहीं बना रहा। गामा अल्फा के b के पास गामा अल्फा है, बीटा नहीं है तो साइन बीटा, बराबर वो वेक्टर c वेक्टर बटा वो एंगल जो c नहीं बना रहा, गामा साइन गामा। अगर ये कंडीशन है तो a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? सारी थ्योरी बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने रिवाइज करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको लगे कि यार दो चार क्वेश्चन भी हो जाता तो मजा आ जाता, तो वो टॉपिक कहां पर है वहां से जाके सवाल कर लो। हालांकि दो बीच में एक आध सवाल मैंने कराया भी है, कंपोनेंट में, रिजल्टेंट में, यूनिट वेक्टर सब में कराया। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। आप ए क्रॉस बी को इक्वल नहीं लिख सकते बी क्रॉस ए के, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा, इक्वल नहीं है। लेकिन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड स्केलर ही देगा। समझ गए बेटा? तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 1D का भी सरमी लेक्चर जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।